कोविड-19 से संबंधित बहुत सारे सवाल आए हैं, लगातार आए जा रहे हैं। तो आवश्यक है कि इस मुद्दे को आज लिया जाए। लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना क्या है, क्या नहीं, क्या करें। कुछ लोग ये तक पूछ रहे हैं कि उपचार क्या है। कुछ लोगों को शक है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ होती भी है या नहीं। कुछ लोग कोरोना से संबंधित जो राजनीतिक पहलू हैं उनके बारे में कोई सवाल लिखकर भेज रहे हैं। तो आचार्य जी, कोरोना है, क्या करें? सबसे पहले तो वो मत करो जो अभी कर रहे हो। पहली गलती तुमने कर दी है विशेषज्ञों की जगह ये सवाल मुझसे पूछ करके। एक वायरस है जो शरीर पर असर डालता है, संक्रमित करता है। इसके बारे में आपको डॉक्टर बताएंगे ना, साइंस बताएगा, रिसर्च बताएगी। वहाँ जाकर के पूछना चाहिए ना सबसे पहले। हाँ, इस बीमारी से उपजे डर का कुछ अगर तुम्हें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना हो तो चर्चा मुझसे कर सकते हो, मैं कर लूँगा। पर वो बात बाद की है। प्राथमिक जो चीज़ है वो तो है कि वायरस क्या है, शरीर को कैसे प्रभावित करता है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, दवाइयाँ कौन सी लग रही हैं, आपको किन बातों का ख्याल रखना है। और ये सब बातें तो आपको डॉक्टर से ही पता चलनी है। तो यही करो, यही मेरी पहली सलाह है। इधर उधर की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो। चुपचाप जो चीज़ डॉक्टर, रिसर्चर्स और साइंस कह रहे हैं उसको मानो, अनुकरण करो, फॉलो करो। नहीं तो बहुत अजीब स्थिति पैदा हो गई है। जाना अंततः आपको अस्पताल में ही है, लेकिन अस्पताल में जाने से पहले आप पूरी कोशिश कर ले रहे हो कि जिस विज्ञान पर वो अस्पताल खड़ा है उस विज्ञान को किसी भी तरीके से नकार दो। ज्ञान का, स्पेशलाइजेशन माने विशेषज्ञता का सम्मान करना सीखो। किसी भी क्षेत्र का एक्सपर्ट होता है। आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, किसी विशेषज्ञ के गहरे ज्ञान की जगह नहीं ले सकता। बहुत वजहें हैं जिनकी कारण ये दूसरी लहर आई है। कुछ वजहें तो हमारे नियंत्रण से बाहर की हैं। ये डबल म्यूटेंट वायरस है, उसके लगातार म्यूटेशन हो रहे हैं। उसको किसी इंसान ने प्रेरित नहीं करा ये सब करने को, ना उसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है।
तो ये कुछ वजहें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। वायरस है, वायरस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, लोगों को संक्रमित करता है। वायरस की अपनी एक प्रकृति है। आरएनए है, आरएनए बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है, बदलता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी भी वजहें हैं जो हमने पैदा करी हैं। हमें उन वजहों को समाप्त करना होगा। हमें उस तरह की हरकतों से बाज आना होगा। कुछ झलकियां आपके सामने रखे देता हूं। पहली, मैं तो सुपरमैन हूं, मुझे तो ये वायरस लग नहीं सकता। वायरस तो कमजोर लोगों को लगता है। मैं क्यों कोई सावधानी बरतूं? चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे सामाजिक दूरी हो, इन सब बातों का पालन तो कमजोर लोग किया करते हैं साहब। हम पे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सुपरमैन हैं। दूसरा, मैं धार्मिक आदमी हूं, और अगर मैंने जीवन भर निष्ठा से अपने धर्म का पालन किया है, तो मुझे क्यों लगेगा वायरस? तीसरा, ये वायरस कुछ है ही नहीं, ये तो फार्मा कंपनियों की और कुछ बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तुम डरो मत, तुम मस्त घूमो। तो एक तरफ तो ये है कि ये वायरस प्रकृति का उत्पाद है, प्रकृति का कहर है, और इसके विकास में और इसके म्यूटेशन में मानव का कोई बड़ा किरदार रहा नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ये भी बराबर की बात है कि इसको रोकने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे वो हमने किया नहीं है, बल्कि हमने बहुत तरह के बेवकूफ़ी भरे व्यवहार दिखाए हैं, जिनकी वजह से ये वायरस खूब फैला है। वो मूर्खताएं जन सामान्य द्वारा भी की गई हैं, सरकारों द्वारा भी की गई हैं, धार्मिक संगठनों द्वारा भी की गई हैं। ये मूर्खताएं हैं जिन पर हम अभी अंकुश लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। आप समझ रहे हो बात को? अभी अभी किसी ने दिखाया मुझे कि एक धार्मिक संगठन ने अपील जारी करी है कि लोगों टीवी देखना बंद कर दो, क्योंकि तुम टीवी देख रहे हो तो तुम्हारे सामने संक्रमण के फैलने के और लोगों के बीमार होने के और लोगों की मौतों के आंकड़े आ रहे हैं। ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो टीवी ही मत देखो। मैं भी इस बात का पक्षधर हूं कि व्यर्थ चर्चा हो, कहीं गॉसिप चल रही हो, ज़बरदस्ती की सनसनी खड़ी करी जा रही हो, उस सबको नहीं देखना चाहिए।
लेकिन सच्चाई से, हकीकत से, तथ्यों और आंकड़ों से मुंह फेरने का नाम अध्यात्म कब से हो गया भाई? किसी भी समस्या से निपटने के लिए पहली चीज तो ये जरूरी होती है कि आप उसके तथ्य से परिचित हो जाएं। आप उस समस्या के बिल्कुल करीब जाएं, उससे परिचित हो जाएं, उस समस्या के भीतर घुस जाएं, उसका पूरा अन्वेषण करें, इन्वेस्टिगेशन करें, एक एक बात आपको पता हो, तभी तो वो समस्या फिर समाधान में बदलती है। लेकिन नहीं, हम कह रहे हैं समस्या अब विकराल रूप ले रही है तो हमें समस्या की ओर देखना ही नहीं है। यही वो रवैये हैं जिन्होंने आज हमें इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। यही रवैया व्यक्ति ने दिखाया है, समाज ने दिखाया है और सरकार ने दिखाया है, और धार्मिक संगठनों का तो कहना ही क्या। हम जैसे रहे हैं ना बहुत सालों से, दशकों से, शताब्दियों से, वैसा ही व्यवहार हम आज भी दिखा रहे हैं। हमने ये ज्ञान से ज्यादा कीमत दी है चकाचौंध को। हमने तथ्य से ज्यादा कीमत दी है सनसनी खेज बातों को, और ये हम हमेशा से कर रहे थे, हमेशा से कर रहे थे, उसका नुकसान भी उठा रहे थे। लेकिन वही चीज जब हमने आज करी है तो उसका नुकसान अति भयावह है। पहले जो नुकसान होता था वो थोड़ा कम होता था और छुपा हुआ होता था। आज उसी ढुलमुल रवैये का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है। हमें सच्चाई से, तथ्यों से ज्यादा गप्पे पसंद हैं, है ना। गपबाजी हमारा खास शगल रहता है। दो लोग मिलते हैं तो आपस में क्या बातें कर रहे होते हैं? ज्ञान की, तथ्यों की, आंकड़ों की नहीं। अब मुस्कुरा के कहेंगे, पूछो तो, कि गप कर रहे हैं, गपबाजी चल रही है, आओ गप लड़ाते हैं। तो ज्ञान को इज्जत और कीमत न देने की हमारी मानसिकता हम पर बहुत भारी पड़ रही है। हम आज भी सच्चाई से मुंह ही चुराना चाहते हैं। जिन पर दारो मदार है आंकड़े बताने का, वो आंकड़े छुपाने में पूरी तत्परता दिखा रहे हैं, और जिन पर दारो मदार है आंकड़ों को स्वीकार करने का और स्थिति की भयावहता से रूबरू होने का, उनके सामने आंकड़े रख भी दो, सच्चाई रख भी दो, यथार्थ रख भी दो, तो दूसरी तरफ मुंह कर लेना चाहते हैं। अफवाहों और नीम हकीमों की बात पर कान रखना बिल्कुल बंद कर दें, और अपनी व्यक्तिगत बुद्धि और अनुभव को भी विशेषज्ञों की राय से जरा कम महत्व दें। समझ में आ रही है बात?
व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट हो रहे जिस पोस्टर की आपने बात करी वो मेरे पास भी आया था। तो उसको देखकर मैं यही सोच रहा था कि आप ट्रेन की पटरी पर खड़े हो, सामने से ट्रेन आ रही है, ट्रेन हॉर्न बजा रही है, आजू बाजू लोग हैं। किस पोस्टर की बात कर रहे हो? वो जिसमें वो लिखा हुआ है कि कोरोना के बारे में घबराएं नहीं, न्यूज़ नहीं देखें, वो सब कुछ हाँ, कि न्यूज़ पॉजिटिव। देखना ही बंद कर दें। हाँ कि कोरोना का इलाज ये है कि आप न्यूज़ देखना हाँ, बंद कि कर दीजिए। उसकी कोई चर्चा नहीं करें, किसी से बातचीत नहीं करो, और फॉरगेट एज इफ कुछ भी हो रहा है। तो मैं वही सोच रहा था कि ट्रेन सामने से आ रही है, कुछ कुछ देर में ट्रेन मुझे ठोकर मार के चली जाएगी, मैं आंख बंद करके सोचने लगूँ कि मैं अभी मालदीव्स में हूँ, पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी है कि ट्रेन नहीं मुझे मारेगी। हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही है। देखो, हमारी जो पूरी जिंदगी है ना, वो सच के इनकार पर खड़ी हुई है। तो अब इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आज जब तुम्हारे सामने ये एपिडेमिक है, तब भी तुम अपनी पुरानी आदत पर ही चल रहे हो। आप एक आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए। मैं कोरोना काल से पहले की जिंदगी की बात कर रहा हूं। उसमें सच का स्वीकार कितना था। ऐसा नहीं है कि हम आज अचानक झूठ के प्रेमी हो गए हैं। हम हमेशा से ही सच को दबाने छुपाने की ही तो जिंदगी चलाते रहे हैं ना। दिखावा करो, प्रदर्शन, अपने आप को ही झूठ बोलो, बात कुछ और हो, दूसरों कुछ और बताओ, खुद को भी कुछ और समझा लो। ये हमेशा से चल रहा था। तो जब हमने अपने भीतर सच के लिए एक असम्मान पैदा कर लिया है, तो आज अचानक से हम कैसे उस आदत से मुक्त हो जाएं? अब सामने से ट्रेन आ रही है, लेकिन जिंदगी भर हमारी आदत ही यही डाली गई है कि अगर गुलामी कर रहे हो तो उसको कहना कि नहीं, मैं तो बहुत आजाद और जिम्मेदार आदमी हूं। सामने से ट्रेन आ रही हो तो कहना नहीं, ट्रेन आ ही नहीं रही है। कैसे नहीं आ रही ट्रेन? देखो, हमने ट्रेन की तरफ पीठ कर ली, जिधर को हम देख रहे हैं उधर तो कोई ट्रेन नहीं है ना, बताओ कहां आ रही है कोई ट्रेन? कितना प्यारा तर्क है। जिधर को हम देख रहे हैं उधर तो कोई ट्रेन है नहीं, तो कोई ट्रेन आ ही नहीं रही। ऐसा नहीं है कि इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकता, बिल्कुल पाया जा सकता है। और अंततः ये सब कुछ नियंत्रण में आ भी जाएगा। सवाल बस ये है कि कितना नुकसान करने के बाद और कितनी जाने लेने के बाद। हम जिस तरीके का व्यवहार दर्शा रहे हैं उसमें यही होगा कि नुकसान बहुत होगा। बेकार ही इतनी जानें जाएंगी जिन्हें बचाया जा सकता था। आप अभी भी सड़क पे निकलो तो बसों में लोग ठुसे हुए हैं, बाजारों में लोग घूम रहे हैं, और एक किस्म का उसमें ब्रिवेडो है कि अजी साहब हम तो आसमानी बंदे हैं, हमें थोड़ी ये सब होता है। और ये सब एहतियात बरतना, सावधानियां लेना, ये तो कमजोर लोगों की निशानी है, हम नहीं करते ये सब। और आते हैं, कहते हैं देखो पत्ता पत्ता भगवान के चलाए चलता है। एक कण नहीं हिल सकता, एक पत्ता नहीं खड़क सकता उसके चलाने से। तो जब तक वो चाहेगा तब तक जिएंगे, जब मौत आनी होगी तो आ जाएंगे। नहीं, उसके चलाए आप नहीं चलते हो, आप अपने चलाए चलते हो। आप रेत के कण नहीं हो, आप पत्थर नहीं हो, आप पानी नहीं हो, आप एक चैतन्य जीव हो।
और आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हो, उसी ईश्वर ने आपको चेतना दी है। वो ईश्वर खुद आपके भीतर बैठा है चेतना बन के। वो चेतना क्यों है आपके पास? इसीलिए ताकि आप उसका इस्तेमाल करो। चेतना, जिसको मोटे तौर पे कहना चाहो तो समझदारी कह लो, बोध कह लो, बुद्धि कह लो, जैसे भी आप समझना चाहो। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके, समझदारी का इस्तेमाल ना करके आप ईश्वर का ही अपमान कर रहे हो। कोई आपको कोई तोहफा दे और उस तोहफे का आप कभी इस्तेमाल ना करो, तो इससे क्या पता चलता है कि जिसने आपको तोहफा दिया उससे आपका कोई लेना देना नहीं। कोई आपको तोहफा दे, उसको आप ले जाकर के पीछे कहीं कबाड़ में रख दो और भूल जाओ। तो हमने भी तो यही किया है, ईश्वर की दी हुई बुद्धि को वहां पीछे कबाड़ में ले जाकर के फेंक दिया है। ये ईश्वर का अपमान नहीं है क्या? बुद्धि को कबाड़ में फेंकने के बाद हम कह रहे हैं देखो अगर हमें बचना होगा तो ईश्वर बचा लेगा। वो कैसे बचा लेगा? बचने की शक्ति तो उसने आपके हाथ में दे दी थी और आपने उस शक्ति का उपयोग नहीं किया, या किया भी तो दुरुपयोग। वो सब लोग जो इस बीमारी को हराने में लगे हुए हैं, वाकई सच्चाई से, ईमानदारी से, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये वायरस नहीं है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है आम जनता की बेवकूफी। वायरस को तो लैब में हराया जा सकता है, इस आम आदमी को कौन सी लैब में हराएं? ऐसी कौन सी वैक्सीन बनाएं जिससे बेवकूफी हराई जा सके? और अच्छे से समझ लीजिए, ये जो इतना हमको नुकसान झेलना पड़ रहा है और इतना दुख बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वो 10% ही वायरस की वजह से है। 90% वो खुद हमारी अपनी मूर्खता की वजह से है। और जब मैं बार बार कह रहा हूं हमारी अपनी मूर्खता है, तो ये मैं कोई आपको आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बात उस व्यक्ति की तरह बोल रहा हूं जिसका अपना छोटा भाई अभी 10 दिन तक वेंटिलेटर पर था, 100% वेंटिलेटर पर। तो मैं अच्छे से जानता हूं कि एक इंसान पर, उसके परिवार पर और समाज पर क्या बीतती है जब ऐसा समय देखना पड़ता है। मैं दूर खड़ा होकर के आपकी परिस्थिति पर ताने नहीं कस रहा, मैं आपकी परिस्थिति में शामिल हूं, मैं आपके दुख में सहभागी हूं। छोटी सी संस्था है, इसमें भी अभी हम बात कर रहे हैं और 2 लोग इस वक्त कोविड से जूझ रहे हैं। इसका मैं दुख, तकलीफ, परेशानी जानता हूं, इसीलिए आपसे कह रहा हूं ऐसी हरकतें बंद करिए जिससे ये दुख और बढ़ेगा, जिससे ये बीमारी और फैलेगी। एक है कोरोना वायरस और उस कोरोना वायरस के साथ एक चल रहा है मूढ़ता वायरस। मूढ़ता वायरस न चल रहा हो तो कोरोना वायरस की 90% ताकत कम हो जाएगी। और पिछले साल, सवा साल में
मानवता ने, हम लोगों ने जितना अपनी मूढ़ता का प्रदर्शन करा है, इतना शायद ही कभी कराओ। जितने मुंह उतनी बातें। आज तो सोशल मीडिया है ना, जो चाहे, जो कुछ भी बोलना चाहे सब बोल सकता है। कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, और झूठ बोलने पर और दुष्प्रचार करने पर कोई सजा नहीं। जब पहली वेव आई थी तब भी मैंने बहुत जोर दे करके कहा था कि देखो, विज्ञान का मामला है, साइंटिस्ट की सुनो, एपिडेमियोलॉजिस्ट की सुनो, रिसर्चर की सुनो। अफवाहों की मत सुनो, मक्कारों की मत सुनो, धर्मगुरुओं की भी इसमें मत सुनो। और जब मैंने कहा था तो कुछ लोगों को बात समझ में आई थी, कुछ लोगों को पिछले साल भी मेरी बात बुरी लगी थी। बोले तो डरा रहे हैं। ठीक है भाई, मत डरो। निडर होने का वास्तविक अर्थ तुम्हें पता होता ना, तो तुम्हें निडरता और बेवकूफी का अंतर भी पता होता। सबसे पहले तो अपने भीतर की उस वृत्ति से, टेंडेंसी से डरो। जो अंधेरे के पक्ष में और सच्चाई और ज्ञान के विरोध में खड़ी है। बहुत ताकतवर वृत्ति है वो। आचार्य जी, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ है कि एक सज्जन है, उनसे मैं तुम्हारी बात कराना चाहता हूँ, और वो तुम्हें कोरोना का जो सच है वो बता देंगे कि ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो मैंने कहा मेरे पास समय तो नहीं है, पर तुम बताओ क्या बात है, तुम तो उनसे बात कर चुके हो। तो उसने ऐसा कुछ बताया कि ये सब फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल्स और जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जैसे अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक, जिन जो अभी पूरा वर्ल्ड को रूल कर रही हैं, ये उन सब की मिलीजुली साजिश है। और सबूत ये है कि बेसिकली लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और उन्हें वहाँ मार दिया जाता है, और ये दहशत पूरी बनाई जा रही है ताकि आप अपने घरों में बंद हो जाओ, और जो भी सामान वगैरह ख़रीदना है वो सब आप फिर ऑनलाइन शॉपिंग से ही ख़रीदो। और उसका प्रूफ ये है कि घरों में किसी की मौत नहीं हो रही, सारी मौतें हॉस्पिटल में जाके होती हैं। चलते चलते किसी की मौत नहीं होती। 99.9% जो लोग मरते हैं, चाहे कोरोना से चाहे किसी भी कारण से, वो बिस्तर पे लेटे हुए मरते हैं, है ना। तो मौतों का सबसे बड़ा जिम्मेदार तो बिस्तर होना चाहिए। ज्यादातर मौतें बिस्तर पर हो रही हैं, तो माने मौतें बिस्तर के कारण ही हो रही हैं। ठीक वैसे जैसे तर्क दिया ना कि ज्यादातर मौतें अस्पताल में हो रही हैं, तो मौतें अस्पताल के कारण हो रही हैं। अगर तुम कहोगे मौतें अस्पताल के कारण हो रही हैं, तो मैं कहूँगा अस्पताल के कारण भी क्यों हो रही हैं, मौतें बिस्तर के कारण हो रही हैं। क्योंकि आज तक जितने भी लोग मरे हैं आदमी के इतिहास में, उनमें से 99.9% लोग बिस्तर पर लेटे हुए मरे हैं। मौत के समय वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। तो माने ये बिस्तर ही हत्यारा है। जैसे आप कह रहे हो अस्पताल हत्यारे हैं, तो ये भी कह दो कि बिस्तर ही हत्यारा है। शोध इस बात पर भी होनी चाहिए कि वायरस से आईक्यू नेगेटिव में चला जाता है क्या? ये कौन सी बुद्धि है, ये कौन सा तर्क है कि ज्यादातर लोग जो मरते हैं अस्पताल में मरते हैं, तो माने अस्पताल उनको साजिश करके मार रहे हैं, फार्मा का षड्यंत्र है।
अरे भाई, अस्पताल तुम जाते ही तब हो जब तुम्हारी स्थिति गंभीर हो जाती है। तो मौत होगी तो अस्पताल में होगी, बचोगे तो भी अस्पताल में ही बचोगे। सवाल पूछना होता तो ये पूछते ना तुम कि बचने वालों का प्रतिशत किन में ज्यादा है, उन लोगों में जो अस्पताल पहुंच गए या उन लोगों में जो अस्पताल नहीं पहुंचे। तब पता चलता कि अस्पताल जान बचा रहे हैं, जान ले रहे हैं। आप दो समूह बनाइए, दो ग्रुप्स बनाइए। 1000 ऐसे लोग जिन्हें अस्पताल चाहिए था मिला नहीं, और 1000 ऐसे लोग जिन्हें अस्पताल चाहिए था मिल गया। और अब मुझे बताइए कि इन दोनों ग्रुप्स में से ज्यादा मौतें किसमें हुई हैं? ये क्या चल रहा है? हम क्यों अपने लिए बहुत बहुत दुख तैयार करना चाहते हैं? अस्पताल ऐसे ही अचानक आसमान से नहीं टपक पड़ता। बहुत मेहनत की गई है, बहुत रिसर्च किया गया है, सैकड़ों साल की विज्ञान की यात्रा है, जिसके बाद कोई दवाई निकलती है। नहीं कह रहा हूं मैं कि वो दवाई परफेक्ट होती है, और कोई और दिन होता तो मैं विज्ञान के तरीके में और विज्ञान की उपलब्धियों पर उंगली भी उठा देता। मैंने बहुत बार उठाई भी है। लेकिन विज्ञान में जो भी कमियां हैं उनके बावजूद भी विज्ञान गपोड़ों से तो बेहतर ही चीज है ना। या एक वैज्ञानिक की बात और एक गपोड़े की बात एक ही तल की हो गई, जो मन में आया बोल दिया। कहते हैं नहीं डॉक्टर तो सब बेकार होते हैं, अरे हटाओ ये सब। जान फिर अंततः डॉक्टर ही बचाता है। और कुछ? आचार्य जी, इस बात की हमने आलोचना तो करी अभी कि कुछ धार्मिक संस्थान जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, कोरोना की खबरें ना देखिए। पर कुछ हद तक ये बात भी सही है कि कोरोना जिस तरह की बीमारी है, अगर आप उसमें हद से ज़्यादा चिंता, पैनिक करते हैं तो वो आपकी सांसों की जो गतिविधि है उसको बदल सकती है। तो डॉक्टर्स भी सलाह तो यही दे रहे हैं एक तरीके से कि डू नॉट पैनिक। सवाल ये भी हो सकता है कि नहीं, पैनिक ना करने के लिए तो जरूरी है और ज्यादा कि आपको तथ्य पता हो। पैनिक करने का यही अर्थ होता है ना कि आपने अपनी कल्पना में कोई बहुत भयानक तस्वीर खींच दी, तो फिर आप पैनिक कर रहे हो। वो जो भयानक तस्वीर आपने कल्पना में खड़ी कर दी, वो टूटेगी कैसे? तो सवाल यही है कि आँख खोल टूटेगी के कैसे, पहले ये बताओ ना। तुमने अपनी कल्पना में ये तस्वीर खड़ी कर दी है कि मुझे कोविड हो गया है और अब मैं मरने जा रहा हूं। तुम इस कल्पना से बाहर कैसे आओगे? तथ्यों को जान करके ना। थर्मामीटर निकाल के नापोगे, या जब तुम्हें पता चलेगा कि मोर्टेलिटी रेट तो कहीं 1% है, कहीं आधा प्रतिशत है, कहीं 2% है, तभी तो तुम अपने पैनिकी स्टेट से, अपनी कल्पनाओं से बाहर आओगे ना। तो डर का बहुत बड़ा इलाज तो तथ्य होते हैं। ये कहां का तर्क है कि तुम्हें डर लग रहा है तो तुम तथ्यों की अवहेलना करना शुरू कर दो। इस बीमारी के विषय में तथ्य कहाँ मिलेंगे? टीवी पर तो नहीं मिलेंगे। जहां मिले वहां से लो। इंटरनेट पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो उपलब्ध ना हो। तुम्हारी जानने की मंशा होनी चाहिए। और टीवी पर भी सब चैनल एक तरह के नहीं होते, और एक चैनल पर भी एक प्रोग्राम दूसरे तरह का नहीं होता। जैसी आपकी वृत्ति होती है, आप उसी तरह की सामग्री
का भोग शुरू कर देते हो। अगर आपकी वृत्ति ही सनसनीखेज खबरों में लौटने की रही है, गप सुड़कने की रही है, तो जो टीवी चैनल सनसनीखेज खबरें और गप परोसते हैं, आप वहीं जाकर चिपक जाओगे। लेकिन जानना तो पड़ेगा ना चल क्या रहा है। न जानना, न समझना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग हैं आचार्य जी, जिनमें मेरा भाई खुद ही शामिल है। वो कहते हैं कि हमें कोरोना का पता नहीं, हमें लॉकडाउन से बड़ा डर लगता है, घर में ही बैठे रहना पड़ेगा। तो नहीं, वो बात ठीक है, पर वो मुद्दा दूसरा है। वो मुद्दा पॉलिसी का है, नीति का है, कि अगर आप संक्रमण को फैलने से रोकना चाहते हैं तो उसके लिए लॉकडाउन किस हद तक उपयुक्त नीति है। और लोगों को ज़्यादा तकलीफ कहीं आर्थिक विषमताओं से तो नहीं हो जानी है। और अगर आप लॉकडाउन लगाने ही जा रहे हैं तो उसके साथ आपने एहतियात क्या बरती है, उसके लिए आपने तैयारियां क्या करी हैं, वो मुद्दे अलग हैं। लेकिन उन मुद्दों में भी आप कोई मत, ओपिनियन तभी बना सकते हो जब आपको तथ्य पता हो। सारी समस्या यही है ना कि हमारी जो संस्कृति है वो तथ्यों को बहुत महत्व या इज्जत देती ही नहीं। ज्ञान को बहुत महत्व हम देते ही नहीं है। एक पीएचडी खड़ा हो और एक आईएएस खड़ा हो, आप तत्काल आईएएस की ओर चल देते हो कि ये साहब बड़े आदमी हैं, जबकि हकीकत ये है कि पीएचडी की कीमत आईएएस से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ज्ञान को हमने कब तवज्जो दी? ज्ञान को हम चूंकि तवज्जो नहीं देते, इसीलिए फिर फर्जी पीएचडी भी घूम रहे हैं, उन्हें और इज्जत कम मिलती है। और एक खबर आचार्य जी आज ये भी पढ़ी इसी संबंध में कि एक हॉस्पिटल में एक नर्स थी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर एक साधारण इंजेक्शन पेशेंट्स को लगा रही थी, और वो इंजेक्शन चुरा कर अपने बॉयफ्रेंड को दे देती थी, जो वो सारे इंजेक्शन्स फिर ब्लैक मार्केट करते थे। तो इस पूरे जहाँ पर समाज इतनी दुर्गति से गुजर रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी, ऐसे लोग हमेशा से थे, इन्हें कोरोना ने नहीं पैदा कर दिया। ये कहाँ से आए हैं समझना चाहते हो तो फिर तुम्हें हमारे परिवारों की ओर देखना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था की ओर देखना पड़ेगा, पूरी हमारी परवरिश कैसे होती है इसको देखना पड़ेगा। कोरोना आ गया तो ये कोरोना की दवाइयाँ चुरा रहे हैं, कोरोना नहीं आया होता तो ये टीबी की, कैंसर की, एड्स की दवाइयाँ चुरा के ब्लैक मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ये तो चोर हैं, इन्हें जो मिलेगा ये चुराएंगे। कोरोना काल में कुछ मिल गया, चुरा लिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी चप्पल चुरा के भागेंगे। बात तो इनके मूल्यों की है ना, वैल्यू सिस्टम की है। उसमें तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि एक समाज के तौर पर हम कैसी संस्कृति खड़ी करे बैठे हैं। क्या वो संस्कृति वास्तव में ऊंचे मूल्यों को महत्व देती है, या वो महत्व बस इस बात को देती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको पैसा मिल गया वही ऊंचा आदमी है, उसी को इज्जत दे दो। अब क्योंकि समाज हमारा इन्हीं संस्कारों पर, मूल्यों पर चलता है कि जिसके पास पैसा है बस उसी को इज्जत दे दो। तो वो जो भी बंदा है उसने कहा चलो अगर मुझे रेमडेसिविर के इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग करके पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं। एक बार पैसा मिल गया फिर इज्जत मिलनी भी शुरू हो जाएगी। हमारा समाज है ही ऐसा। तुम्हें भली भांति पता हो कि कोई नेता बुरी तरह से भ्रष्ट है, चोर है, तुम उससे इज्जत देना कम कर देते हो क्या? बोलो। तो यही संस्कार उस चोर में भी है। उसने कहा ये पूछता ही कौन है कि तुम्हें ये तथाकथित सफलता कैसे मिली। यहां तो लोग बस ये देखते हैं कि किसके पास सत्ता है और पैसा है। जिसके पास सत्ता है, पैसा है, लोग उसके आगे लौटना शुरू कर देते हैं। तो उसने कहा कुछ भी करके ये इनके इन प्रकार बाय हुक और बाय क्रुक मैं भी पैसा हासिल कर लेता हूं, भले ही चोरी से। फिर मेरे आगे भी लोग लौटेंगे, मेरा भी सम्मान हो जाएगा, मुझे भी दुनिया की सब सहूलियतें और अय्याशियां करने को मिलेंगी।
देखो, जब आपातकाल आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें अचानक से कमजोर कर देता है, वो बस तुम्हारी पुरानी कमजोरियों को बड़ी बेदर्दी से उजागर कर देता है, एक्सपोज कर देता है। समझ में आ रही है बात? कभी किसी कांच पर, किसी शीशे पर पत्थर मारना, देखते हो जब मारते हो तो उस पर ऐसे डिजाइन सा बन जाता है, लकीरें बन जाती हैं। जहां पत्थर लगा होता है वहां से क्या होता है, ऐसे लकीरें, टेढ़े मेढ़े कर्व्स बनने लग जाते हैं। वो कहां से आते हैं? वो पहले से होते हैं, वो कांच में पहले से मौजूद होते हैं, बस जब उस पर आघात होता है तो खुल जाते हैं। वो जो फॉल्ट लाइंस हैं वो पहले से मौजूद थी। वो जो एक डिजाइन सा नहीं बन जाता है टूटे हुए शीशे में, वो नया डिजाइन नहीं है, वो मौजूद था। जब चोट पड़ी तो वो उद्घाटित हो गया, एक्सपोज हो गया। वैसे ही हम हैं, एक समाज के तौर पर हम कैसे थे वो आपातकाल में उद्घाटित हो गया है। आचार्य जी, जिस पड़ाव पर अभी हम लोग हैं, ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का इंसान अब सबसे ज़्यादा मजबूत कहलाएगा। क्योंकि लग तो यही रहा है कि अब ये जंगल राज है, जिसका शरीर सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसके फेफड़े सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, वही जी पाएगा, और जितने कमज़ोर लोग हैं वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे। इतना कुछ नहीं है कि ये वायरस इंसानियत को मिटाने के लिए आया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी अगर तुम थोड़ा सा रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक ठीक पूर्वानुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन मोटे तौर पे हम जानते हैं कि आज तक भी जितनी महामारियां हुई हैं वो किस हद तक फैलती हैं। पहली वेव के बाद दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, उसके बाद जो कर्व है वो लगभग सपाट हो जाता है। तो इस तरह का बिल्कुल एक भयानक चित्र, डूम्सडे प्रिडिक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला है कि ये वायरस इसलिए आया है कि पूरी दुनिया कोई साफ कर देगा। इतनी डरी हुई कल्पना इसीलिए कर रहे हो क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के वैज्ञानिक तथ्यों से तुम परिचित नहीं हो। मेरा सबसे निवेदन है कि इस बात को भावुकता के तल पर बाद में ले। हालांकि कुछ हद तक देखिए हम सब भावुक हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूं, जब हमारे निकट संबंधियों, परिजनों, दोस्तों की जान पर हमें खतरा दिखाई देता है या खुद हम संक्रमित हो जाते हैं तो भीतर से तमाम तरीके की भावनाएं उठती हैं। मैं समझता हूं उस बात को, लेकिन फिर भी कोशिश ये करिए कि बुद्धि और विवेक भावना से ऊपर रखें। जितना ज्यादा हो सके इस समय पर मन को वैज्ञानिक रखें, चीजों को जाने समझें। जिस हद तक खतरा है साफ साफ स्वीकारें कि हाँ खतरा है, और जहां खतरा नहीं है वहां जबरदस्ती की कल्पना न करें खतरे की। आचार्य जी, तब पहली वेव आई थी तो उसका बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। बहुत सारे जो छोटे बिजनेसेस थे वो तो एकदम ही बंद हो गए। रेस्टोरेंट और बिजनेसेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ा। अब बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन को या फिर इन प्रिकॉशंस को इसलिए मानने को राज़ी नहीं कि वो कहते अब तो मतलब रोज़ी रोटी का सवाल है। अगर मैंने अपने काम को करने से मना कर दिया या फिर मैं रुक गया तो फिर मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा तर्क है
जिस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस और न्यूज़ देखा है कि लोग हल्ला मचा रहे हैं कि आप तो बोल रहे हो बंद कर दो, लेकिन बंद करने के बाद रोटी कौन लाएगा घर में। तो ये जो एक स्थिति बनी हुई है जहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति खड़ी है देश के हिसाब से भी, तो इसमें मतलब कोई अगर कोई फंसा है तो वो निर्णय कैसे ले। जिसको तुम कह रहे हो कि इतने दिनों का लॉकडाउन है, अपना धंधा व्यापार अभी बंद कर दो, उसकी सुरक्षा के साथ तुम्हारी अपनी सुरक्षा भी जुड़ी हुई है ना। तुम अगर उससे कह रहे हो कि तू अभी स्टॉल नहीं लगाएगा या तू अपनी दुकान नहीं खोलेगा इतने दिनों तक, तो ये इसलिए भी कह रहे हो क्योंकि अगर उसने दुकान खोली तो तुम्हें भी संक्रमण लगेगा। संक्रमण तो घूम घूम के लगता है, एक जगह से फैलता है, बहुत जगहों तक पहुंचता है। तो माने उसकी दुकान बंद करवाने में पूरे समाज का हित है, और अगर पूरे समाज का हित है कि उसकी दुकान बंद हो, तो फिर समाज की जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर उसकी दुकान बंद कर रहे हो तो उसको सहारा भी दो। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुकान खुली रही तो मैं भी इन्फेक्शन के चपेट में आऊंगा। तो दुकान तो तुम्हारी मैंने बंद करा दी, मैंने अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लिया, मान लो तुम्हारी सुरक्षा का भी, लेकिन साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी। तो ये जो मैंने अपनी सुरक्षा का प्रबंध करा है, इसके एवज में मुझे तुम्हारी भी आर्थिक सुरक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर लॉकडाउन लगाने की नौबत आती है या कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने की नौबत आती है, तो उसमें ये निश्चित रूप से सावधानी बरती जानी चाहिए कि जिन लोगों पर आर्थिक चोट पड़ेगी उनका खर्चा समाज और सरकार उठाएंगे। आप समझ रहे हो? आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने किसी व्यक्ति को कोरोना से मरने से बचा करके भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। पिछली बार ये गलती हुई थी, बड़ी गलती है ये। जितनी भी बंदिशें लगाई जाएं, उन बंदिशों का जिन पर असर पड़ रहा है, उनके जीवन यापन का, उनके मूलभूत गुजर बसर का, रोटी पानी का इंतजाम तो हम सबको करना ही पड़ेगा। इसी में हमारा हित भी है और इसी में मानवता भी है ना। या आप ये कहोगे कि वो जो चौराहे पर आपको जूस पिलाता था, या जो तमाम तरह की छोटी छोटी दुकानें होती हैं बाजार में, जो लोकल मार्केट्स हैं, या जो व्यक्ति सब्जी बेचता था, या जो व्यक्ति ऑटो चलाता था, इन सब से हमारा भी तो कुछ रिश्ता है ना। ये उनके ऑटो में हम ही तो बैठते थे, उसकी सब्जी हम ही तो खाते थे। तो आज अगर उनके धंधे लॉकडाउन के कारण बंद हो रहे हैं तो उनको सहारा देने की जिम्मेदारी भी हमारी है फिर। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जैसे अंशु भाई कह रहे थे, तो इस तरह की ना इंटरनेट पे बहुत सारी खबरें हैं कि कौन कौन सी दुनिया की बड़ी कंपनियों का वुहान की लैब में जो संचालित कर रही थी शेयर हैं, या उन लोगों के अभी जो जिन्होंने वैक्सीन बनाई कंपनियां, उनमें कितना कितना स्टेक्स है और उनको कितना कितना प्रॉफिट होने वाला है। मतलब वो आंकड़ों से ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा हो कि कोई सारी दुनिया में पहले से ही होता है, हथियार बनाने वाली कंपनियां और दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी सारे बवाल करती हैं, बहुत सारे युद्ध से लेकर बहुत सारी इस तरह की जड़ें। अगर हम अपने बहुत लोकल स्तर पे भी आएँ तो छोटे से छोटा हॉस्पिटल, क्लिनिक से लेके या बड़ा, उनके भी जो प्रमोटर्स हैं, अब वो पहले वाली बात तो है नहीं कि कभी कोई समाज सुधारक या कोई सेठ होता था तो औषधालय और पुस्तकालय या
प्याऊ वो सेवार्थ करते थे। अभी तो अगर एक हॉस्पिटल से क्लिनिक की अभी जो फाउंडेशन की जाती है उसकी मंशा क्या होती है सभी को पता है कि उनके जो प्रमोटर्स होते हैं उनके जो अपने आंकड़े होते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत सारी जगह बैठता हूँ, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने का प्लॉट होगा, अगर वो कितना इन्वेस्टमेंट होगा 200 करोड़, तो वो कैसे कैसे उसकी आरओआई निकलेगी, कब कब बेड फुल करने हैं, कितने कितने अननेसेसरी टेस्ट हैं वो सब करने भी हैं। ये दूसरा पहलू होगा। तीसरा हमारा ये जो हमारी जो राजनीतिक स्थिति है, हमारे जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसकी जो अपनी मजबूरियां हैं, सीट्स पे बने रहने की जो जिस तरह की जटिलताएं हैं, और इवन विपक्ष भी, लोकल जो प्रमोटर्स हैं हॉस्पिटल्स के या बाहर के जो ये जिस तरह के बड़े ग्रुप्स हैं, इन सब की हो सकता है कि वायरस इनकी देन ना हो, लेकिन अगर इस तरह की आपदा आई है तो ये कोई भी इसको कैच करने से चूकेंगे नहीं। मैं सहमत हूँ उस इसका चीज़ से, फायदा बिल्कुल सहमत उठाएंगे। हूँ। देखिए बिल्कुल हो सकता है कि अस्पताल में आप जाएं और वो आपसे 3-4 ऐसे भी टेस्ट्स करा लें जिनकी ज़रूरत नहीं है और आपसे उन टेस्ट्स के पैसे ले लें। ये भी हो सकता है कि आपको जितने दिन तक भर्ती करने की ज़रूरत थी उससे 2 दिन ज़्यादा भर्ती करा रखा ताकि 2 दिन का आपसे अतिरिक्त पैसा वसूल लें। वो सब बिल्कुल हो सकता है और उन सब चीज़ों के खिलाफ सावधान रहना चाहिए एकदम। वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, कोई किसी चीज़ में ज़्यादा पैसे मांग सकता है, कोई कुछ कर सकता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन इस हद तक जाना कि वायरस चीज़ ही नकली है, कुछ है ही नहीं, सब फर्जी है और किसी सावधानी कोई ज़रूरत नहीं है, मौतें हो ही नहीं रही हैं या मौतें हो रही हैं तो दूसरे कारणों से हो रही हैं, या कि ये कि डरो नहीं, जो होना है वो होके रहेगा, इस तरह की बातें। नहीं, वो तो बिल्कुल मूडता है कि नहीं है, चीज़ें तो हो ही रही हैं, दिख रही हैं। नहीं देखिए, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसमें मैं फार्मा इंडस्ट्री को या साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट को या पॉलिटिकल लीडरशिप को कहीं से भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। जब हम सभी बेईमान हैं तो वो जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री है वो 100% ईमानदार कैसे हो जाएगी? जब वोट देने वाले ही नासमझ हैं तो जिसको वोट दे रहे हैं वो बहुत समझदार कैसे हो सकता है? तो वो तो जानी हुई बात है कि डॉक्टर भी लालची होते हैं, फार्मा कंपनियां भी धांधली करती हैं, राजनेता फर्जीवाड़ा करते हैं, ये सब तो जानी हुई बातें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो साइंटिफिक फाइंडिंग है हमें उसको दरकिनार नहीं कर देना है। ठीक है, विज्ञान प्रयोग पर चलता है, विज्ञान रिसर्च पर चलता है। ये जो आपके हाथ में माइक है, ये जो कैमरा है, जो मोबाइल फ़ोन है, ये ऐसे ही हवाई लफाजी से नहीं पैदा हो गए हैं। इनके पीछे सदियों का शोध है और ईमानदार मेहनत है। तो हमें इतना ज़्यादा सिनिकल नहीं हो जाना है कि हम अपना ही प्राणघातक नुकसान कर बैठे। आचार्य जी, मेरा जो प्रश्न था और ये था, उसमें जवाब ऐसे आ गया आपका। तो ये था कि इस तरह की जो नकारात्मकताएं चारों तरफ हैं, उसमें भी कोई विशेष कोई नीतिगत पहलू हो जो आप व्यक्त करना चाहें, या कोई ऐसी हो सकता है कि राजनेताओं से इस तरह की हो गई हो नेसेसरी चीज़ें। मैं बहुत हद तक संतुष्ट था इनके वजह, लेकिन बहुत सारी कुछ चीज़ें हुई, या कुंभ का आयोजन जरूरी क्यों है, या चुनाव जरूरी क्यों है, तो इतनी समझ है लोग में जो वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन वो ऐसी बहुत वो जो मुझ जैसे लोगों को भी दिख रही है, ऐसी चूक कर क्यों रहे हैं? तो उसमें कोई ऐसी नीतिगत भूल हो बिना किसी दल के या व्यक्ति विशेष के चर्चा किए बगैर? देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण तो ये है कि पॉपुलैरिटी पर
बहुत हद तक चलता है सारा खेल। जो लोग सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनके आसपास क्या एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, ज्ञानी और विचारक हैं? क्या वो विशेषज्ञों की राय पर काम कर रहे हैं, या उन्होंने अपने आसपास भी अपने ही जैसे लोगों की मंडली खड़ी कर रखी है? दूसरी वेव आएगी, ये बात तो सीरो सर्वे प्रिडिक्ट कर रहे थे 3 महीने पहले से, तो उसके लिए इंतज़ाम करे जा सकते थे, कुछ कम से कम आरंभिक तैयारियां करी जा सकती थी। हालांकि जनवरी फरवरी तक यही लग रहा था कि साहब भारत तो लगभग कोरोना मुक्त हो गया, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने बता दिया था साफ साफ कि दूसरी वेव की, दूसरी लहर की आशंका है। लेकिन नीति निर्धारकों के पास सही सलाहकार भी तो होने चाहिए ना। अगर सलाहकार भी राजनैतिक दृष्टि से ही नियुक्त किए गए हैं तो कैसी सलाह देंगे फिर? वो बस फिर वो यस मैन होते हैं। इस पूरे परिदृश्य में अभी बहुत सकारात्मक क्या है, मतलब बहुत सकारात्मक होना क्या चाहिए? जो बहुत सारी नकारात्मक बातें की अभी हमने, मतलब मैंने ये पूछा, तो सकारात्मक क्या रहेगा? देखिए, हर विपत्ति तोड़ती तो हमारी कमजोरियों और हमारे झूठ को ही है, या इसको ऐसे कह लीजिए कि हर आपदा एक तरह से मौका होती है अपनी कमजोरी को और बेहतर जान पाने का। तो ये जो हम पर इतनी मार्मिक चोट हो रही है वायरस के द्वारा, अगर ये हमें मजबूर कर दे आत्ममंथन करने को, थोड़ा आईने में अपने आप को ईमानदारी से देखने को थोड़ा, तो बस यही सकारात्मक बात होगी कि इतनी चोट खा के भी हम थोड़ा सुधर जाएं, थोड़ा बेहतर हो जाएं। तो काश कि सुधरने के लिए हमें इतनी बड़ी चोट की ज़रूरत न हो, पर अब जब चोट पड़ ही रही है तो उससे कम से कम हम इतना लाभ तो ले लें, देख लें कि किन कारणों से हमें इतनी विपत्ति और इतना दुख झेलना पड़ा, और उन कारणों की पुनरावृत्ति न हो इसका इंतज़ाम कर लें।